क्या बोल रहा है? अभी तो रहेंगे तू बोल। हेलो। हेलो। यहाँ का स्पीकर कम कर दो। हेलो। हाँ मैं वैसे ही चिल्लाता हूँ, दुकान पर रहेंगे। क्या बोला तो? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अभी ठीक। हम्म? हेलो। हेलो। क्या नहीं, आवाज आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन में चेक करना आवाज आ रहा है कि नहीं। श्री, हेलो हेलो हेलो। लिंक नहीं है तेरे पास? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वी स्मार्ट वेबसाइट उस पे जाओ। ऑलराइट गाइस, आवाज आ रहा है कि नहीं, बस चेक मुझे कंफर्म करिए चैट पर। मेरे को कोई हवा नहीं मिलेगी इधर। उसके अलावा इसको भी हटा दे, ये नहीं, ये होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा आई थिंक। ऑल राइट, सो यस, आई थिंक ऑल गुड, अब ठीक है।
ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आई होप अभी सब ऑडियो वीडियो क्लियर होगा एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। AS20 अपन अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो AS20, अच्छा मुझे ना याद दिलाना, अभी जब अपन AS20 जितना भी पढ़ेंगे ना तो लास्ट में ना एक कंपाइलेशन कर लेंगे 10 मिनट में। कल ना वो AS19 का रह गया कायदे से, मुझे वो लास्ट में ना 10 मिनट का कंपाइलेशन भी करना होता है, तो वो कल रह गया था। तो अभी हम हर लेक्चर के एंड में ना वो कंपाइलेशन करना जरूरी है। तो चलो AS20 शुरू करेंगे। AS20 इज व्हाट? अर्निंग्स पर शेयर। तो गाइज AS20 अर्निंग्स पर शेयर क्या कहता है? हम यहां पर निकालते हैं EPS। तो सबसे पहले तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बेसिक बातें कि सर EPS कितने टाइप का होता है। तो EPS 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? बेसिक और डाइल्यूटेड। वेरी गुड। अब सर EPS का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? EPS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EAESH का इंस्टीट्यूट उसको कहता है नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स, है ना। वो नेट प्रॉफिट बोलता है, तो घबराना मत। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ये जो फॉर्मूला होता है ये बेसिक अर्निंग पर शेयर का होता है। ये फॉर्मूला होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। तो ये होता है EPS अपना। अब इसके अंदर मतलब हमें दो बातें पढ़नी है यार। इधर इधर आ जाओ ना थोड़ा सा, पीछे वाले 3 लोग इधर आ जाओ। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे उधर ही देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है? हमें इसमें दो बातें निकालनी है। एक हमें निकालना है न्यूमरेटर और दूसरा हमें निकालना है डिनोमिनेटर। हमें दो बातों पर ध्यान देना है, न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होता है, EASH कैसे होता है? चलो कुछ बेसिक बातें पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया रहेगा EBIT। क्या दिया रहेगा? EBIT। EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करेंगे यहां पर हम? इंटरेस्ट। यहां पर दुनिया भर के सारे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो भी हमारी लोन के इंटरेस्ट चल रहा होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट चल रहा होगा, वॉट एवर इंटरेस्ट वी हैव, सब कुछ माइनस हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? माइनस होने के बाद हमें क्या मिलेगा यहां पर? क्या मिलेगा यहां पर? EBT मिलेगा हमें। यहां पर EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर टैक्सेस चैट पर जो भी बच्चे ऑनलाइन है वो चैट पर प्लीज रिप्लाई करिएगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस, अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से हमें क्या माइनस करना है? अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से हम माइनस करेंगे टैक्स नहीं, यही गलती करते हो तुम लोग नलायकों, टैक्स एक्सपेंस। AS22 को फॉलो करना है तुम लोगों को ढंग से। टैक्स एक्सपेंस मतलब हमें यहां पर करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स दोनों को माइनस करना होता है, ठीक है ना। ये गलती मत करना, ये ध्यान रखना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को गलती मत करिएगा। तो टैक्स एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है, मतलब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों माइनस करना पड़ता है। अब ये माइनस हो गया, तो अभी हमें क्या बचा? उसके बाद हमें बचा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, ठीक है ना। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का फंडा हुआ करता था, अभी कोई ऐसा टैक्स वैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो ना आपको ना जानबूझ के आपके साथ खेलेंगे इंस्टीट्यूट वाले। वो आपको बोलेंगे कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, कंपनी ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है किसी रिजर्व में, वो कुछ भी नहीं लेने का। वो भले आपको बताएंगे पर आपको नहीं लेने का, बुलाएगी पर जाने का नहीं, ठीक है। आया समझ में? तो आपको सिर्फ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लेना है। अब इसके अंदर ये जो आइटम है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला जो आइटम है, इसका ध्यान से समझो। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर क्या करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर आपको क्या करना है? ये आपके दो टाइप का हो सकता है प्रेफरेंशियल। एक हो सकता है आपका क्यूमुलेटिव नेचर का, ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है बेटा आपका? नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का, ठीक है। सर अगर कुछ भी ना क्वेश्चन में बताएं तो हमेशा क्या अज्यूम करना है? क्यूमुलेटिव, नथिंग स्पेसिफाइड। अगर नथिंग स्पेसिफाइड है, अगर नथिंग स्पेसिफाइड है तो क्या अज्यूम करना है? क्यूमुलेटिव। तो अगर क्यूमुलेटिव है, प्रेफरेंशियल क्यूमुलेटिव है, तो आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा, आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा। ऑलवेज डिडक्ट, हमेशा माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है, ऑनलाइन वालों नालायक हो, जल्दी बताओ। और नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है तो इसमें होगा इफ डिक्लेयर्ड, अगर डिक्लेयर हुआ है देन डिडक्ट, इफ डिक्लेयर्ड देन डिडक्ट, इफ नॉट डिक्लेयर्ड, इफ नॉट डिक्लेयर्ड देन इग्नोर, देन इग्नोर, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बस इतना ध्यान रखना कि अगर कुछ ना बोले तो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव अगर हुआ तो हमेशा आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, परसेंटेज गिवन होगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो देखना कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है बेटा, EAESH। एक और बात, अभी वो मजे लेगा तुम्हारे, क्या मजे लेगा, वो आपको बोलेगा, वो आपको बोलेगा AS5 वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और PPI प्रायर पीरियड आइटम, वो ना आपको कुछ AS5 वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और PP वाली चीजें देगा आपको। वो बोलेगा कुछ इनकम PPI वाली है, या कुछ एक्सपेंस PPI प्रायर पीरियड वाला है, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो लेने का कि नहीं लेने का? तो डेफिनेटली वो लेने का। अर्निंग इट इंक्लूड्स PPI एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ AS5 लेने का। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल दिया तो अब ना एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है अभी बोलते बोलते, एक्सेप्शनल आइटम्स, वो भी लेने का, वो भी लेने का, सब लेने का, सब लेने का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया कि नहीं, यस और नो? सो इंक्लूडिंग PPI एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ AS5 लेने का, एक्सेप्शनल आइटम्स लेने का। या तो वो इनकम होगी या तो वो एक्सपेंस होगा, इनकम होगी तो ऐड करने का, एक्सपेंस होगा तो लेस करने का। एक सेकेंड, अब वो और मजे ले सकता है कि वो उस पे क्या बोलते हैं, वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। अगर वो टैक्सेबिलिटी वाला है तो आपको इनकम टैक्स से पहले लेने का, और अगर उसके अंदर कोई टैक्सेबिलिटी इशू नहीं है तो वो EAT के बाद लेने का। नहीं समझा क्या बोला मैंने? मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जाम में आया था, एग्जाम में पता है क्या आया था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड नॉन टैक्सेबल, तो वो आपको EAT के नीचे लेने का। समझा कि नहीं लग, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। पर अगर मान लो उन्होंने कोई दूसरा आइटम दे दिया विच इज टैक्सेबल, तो वो EBT में प्लस हो जाएगा। अरे समझा कि नहीं? अगर वो EBIT में अलग से शामिल नहीं है तो वो EBT में प्लस हो जाएगा। बेटा क्लियर है कि नहीं? सर इक्विटी डिविडेंड और ट्रांसफर रिजर्व क्यों नहीं लेने का? क्योंकि हम जब EPS निकालते हैं तो हम टोटल अर्निंग का EPS निकालते हैं। अगर हम इक्विटी डिविडेंड माइनस कर लेंगे, हम ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस कर लेंगे, तो हमें मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग से EPS नहीं निकलता कभी भी, बेसिक EPS नहीं निकलता कभी भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा कि आपको ये टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी का इंपैक्ट आपको दे सकता है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कोई चैलेंज है ही नहीं, बस इतनी सी बात थी और कुछ है ही नहीं। मेन चैलेंज आता है कहां पर अपने पास? डिनोमिनेटर में। मेन चैलेंज आता है अपने पास डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हमारे पास सपोज इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस रखा है, क्या रखा है? ओपनिंग बैलेंस। तो हम उसमें वेटेज लेंगे 12/12 का। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? क्या लेंगे अपन? 12/12। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक इशू किया है, पब्लिक इशू मतलब न्यू इशू, पब्लिक इशू मतलब न्यू इशू, अगर शेयर्स का न्यू इशू हुआ है, ठीक है ना, शेयर्स का न्यू इशू हुआ है, तो वो आपको लेना है क्या टाइम वेट? हाँ टाइम वेट लेना है, टाइम वेट विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इशू। कौन सी डेट ऑफ इशू? इशू की डेट से, विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इशू। अच्छा, इसके अलावा और क्या देगा आपको? बोनस इशू। इसके अलावा आपको क्या देगा? बोनस इशू। बोनस इशू में भी आपको 12/12 लेना है। बोनस इशू में आपको क्या लेना है? 12/12। ठीक है, क्यों 12/12 लेना है? क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि बोनस शेयर कहां से दिया गया होगा? फ्री रिजर्व से, और फ्री रिजर्व तो पहले से ही आपके शेयर होल्डर फंड में शामिल थे पहले दिन से, तो वो आपके इक्विटी का पार्ट पहले से ही थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसमें बोनस इशू को 12/12 लेना है। अब ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा बायबैक, बायबैक अगर बायबैक हुआ है तो बायबैक में क्या करना है? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो बायबैक हुआ है वो तो आउट ऑफ ओपनिंग से ही हुआ होगा, और ओपनिंग में तो आप 12/12 ले चुके हो। चलो एग्जांपल से मैं बताता हूं कि अगर आपका बायबैक हुआ है लेट अस से 1 दिसंबर को, आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, फाइनेंशियल ईयर
अप्रैल टू मार्च होता है, और बायबैक आपका हुआ है 10,000 शेयर्स का। तो ये 10,000 शेयर सबसे पहले तो आपके ओपनिंग में शामिल होंगे, तो आपने इस 10,000 शेयर्स पर तो 12/12 ले लिया ना, ले लिया कि नहीं ले लिया, पर बायबैक हो गया 1 दिसंबर को। तो आप बोलोगे कि भाई देखो मैंने 12/12 ले लिया, पर मुझे लेना चाहिए था 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक, अप्रैल से नवंबर तक लेना था ना मुझे, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 4 महीने। तो आप बायबैक के केस में माइनस करते हो टाइम वेट, टाइम वेट क्या हो जाता है माइनस, टाइम वेट माइनस हो जाता है, ठीक है, टाइम वेट माइनस होता है फ्रॉम डेट ऑफ बायबैक, फ्रॉम डेट ऑफ बायबैक से, डेट ऑफ बायबैक से टाइम वेट माइनस हो जाता है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया आपका बायबैक का। अब इसके अलावा एक आध राइट इशू होता है, वो छोड़ दो, बट अब इसमें थ्योरी पॉइंट में वो क्या पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछेगा, ये टेबल को अपनी बुक में अपने किसी, अगर आपके पास कुछ है तो ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपके पास आपके किसी फैकल्टी की बुक है रिस्पेक्टिव, तो उसमें मुझे यकीन होगा कि उसमें आपको ये मिलेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और अभी अपन 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है इस पे कि वो टाइम वेट कहां कहां से लेते हैं, तो वो आपको बता रहा है कि देखो जनरल रूल कंसीडरेशन इज रिसीवर, मतलब वही डेट ऑफ इशू, कंसीडरेशन इज रिसीवर मतलब डेट ऑफ इशू, इसको बगल में लिखो डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, इशू डेट से, ठीक है। तो टाइम वेट कहां कहां से लेने का, उसके बाद एक्सचेंज फॉर कैश, ये भी तो डेट ऑफ इशू ना, एक्सचेंज फॉर मतलब आपने शेयर इशू किया एक्सचेंज ऑफ कैश में, तो वही कैश इज रिसीवेबल मतलब डेट ऑफ इशू। 2 तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा वॉलेंट्री री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, कई बार ऐसा होता है कि आप जो शेयर होल्ड करके बैठे हो उस पे कंपनी आपको डिविडेंड कैश में नहीं देगी, जितना भी आपका डिविडेंड बन रहा था, मान लो आपका डिविडेंड बन रहा था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए का डिविडेंड आपका उस दिन री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ शेयर और मिल जाएंगे, मतलब कंपनी नए शेयर इशू करेगी। तो ये क्या लिखा है, व्हेन द डिविडेंड इज री इन्वेस्टेड, जिस डेट से डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ उस दिन से माना जाएगा शेयर इशू हो गया। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, डिविडेंड आपका कितने का है 1000 रुपए का, मार्केट में शेयर की वैल्यू कितनी है 50 रुपए, 1000 डिवाइड बाय 50 200 शेयर, 200 शेयर का टाइम वेट किस दिन लोगे, जिस दिन डिविडेंड आपका री इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ, अरे हाँ 200 नहीं आया, कुछ और आया, नालायक, मन की भावना को समझ गया कि नहीं, हाँ उसने गलती से 200 बोल दिया, वॉट जो भी होगा 20,000 जो भी होगा। तो कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट क्या, डिबेंचर आपका कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, तो जिस दिन इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, जिस दिन क्या लगना बंद हो जाएगा, अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इज स्टॉप, यही वर्डिंग लिख के आनी है आपको, यही वर्डिंग लिख के आनी है आपको, यही वर्डिंग लिख के आनी है आपको, ठीक है, ओके। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बदले, वही जिस दिन से आपका इंटरेस्ट स्टॉप हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटी, आप मान लो किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहे हो, तो क्या करोगे, सेटलमेंट डेट, जिस दिन आपने लाइबिलिटी को एक्चुअली सेटल किया उस दिन से आप शेयर इशू को टाइम वेट दोगे। अरे समझा कि नहीं समझा, आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि सर ये वाली चीजें तो क्वेश्चन के अंदर आती नहीं है, नहीं आएंगी, थ्योरी क्वेश्चन में आएंगी। ये वाला थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन केसेस में कौन कौन सी डेट ऑफ इशू टाइम वेट कब से लिया जाता है। फिर कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ असेट, आपने पीपी खरीदा उसके बदले अपनी कंपनी का शेयर इशू किया, तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट को रिकॉर्ड किया, जिस दिन आपने पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड किया, आ रही क्या मेरी बात समझ में, ऑल राइट। फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिस दिन आपने अपनी सर्विसेज रेंडर कर ली, मतलब मान लो मैं ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरा जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हो गया उस दिन मुझे शेयर इशू मैं मानूंगा कि मुझे शेयर इशू हुआ, तो शेयर इशू डेट विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट डेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोल्ड करके रखे हैं। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन कंपनी को खरीदा, जिस दिन कंपनी को एक्वायर किया, इसको तुम बोलोगे डीओए, डेट ऑफ एक्विजिशन, हम कंसोलिडेशन में भी ये डीओए पढ़ते हैं, ठीक है, तो डीओए डेट लोगे। बट मर्जर में तुम बिगिनिंग ऑफ द ईयर लोगे, मर्जर में तुम कहां से लोगे,
भले डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ और हो पर तुम बिगिनिंग ऑफ ईयर लोगे। क्यों? क्योंकि मर्जर जब मैंने अमेलगमेशन करवाया था, मैं आगे भी बताऊंगा कि मर्जर में हम मान लेते हैं कि ये कंपनी और हमारी कंपनी एक ही है, हम शुरू से ही सेम साथ में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम बिगिनिंग से मान के रखते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो भले तुमने जून में एक्वायर किया, पर अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर चल रहा है तो तुम अप्रैल से ही डेट ऑफ इशू ले लोगे। ठीक है? उसके बाद मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इसको सुनो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखो एग्जांपल। मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लिखो। तुम्हारे पास है EAESH 10 लाख रुपए, तुम्हारे पास है ऑर्डिनरी इक्विटी 1 लाख नंबर, ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल इक्विटी शेयर है, पर इसके अलावा तुम्हारे पास है मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड ऑन 1 जुलाई, फाइनेंशियल ईयर है 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है? वर्ड लिखा है मैंडेटरी, अगर ऑप्शनल लिखा होता तो ये डाइल्यूटेड में चला जाता, डाइल्यूटेड ईपीएस में चला जाता। अब ये बेसिक ईपीएस में भी आएगा क्योंकि वर्ड लिखा है मैंडेटरी। याद रखना है इस चीज को, मैंडेटरी बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी आ जाता है। तो मैंडेटरी डिबेंचर इशूड ऑन 1 जुलाई, कितने डिबेंचर? 30,000 नंबर, 30,000 नंबर डिबेंचर इशू किए 1 जुलाई को। और रेशियो क्या है कन्वर्जन का? कन्वर्जन का रेशियो है 2:1, और कन्वर्जन इज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद कन्वर्ट होगा, 3 साल बाद कन्वर्ट होगा। अब सुनो, भले 3 साल बाद कन्वर्ट होगा, पर क्योंकि ये मैंडेटरी है, मतलब मुझे पहले दिन ही पता है, 1 जुलाई को पहले दिन ही पता है कि ये तो 3 साल बाद कन्वर्ट होने वाला है, तो मैं इसको आज से ही इक्विटी शेयर का दर्जा दे दूंगा। मैं इसको आज ही क्या मान लूंगा? तो अब मैं इसको इक्विटी ईपीएस कैसे निकालूंगा? ईपीएस वुड बी 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख ऑर्डिनरी 12/12, ये तो 12/12 हो जाएगा, प्लस डिबेंचर कितने हैं? 30, पर कन्वर्टेबल इंटू 2:1, मतलब एक के बदले 2, 60, मल्टीप्लाई, तूने इशू कब किया? जुलाई, तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई हो गई, तो 9 महीने, 9/12। तो इसको आज से ही क्या मान लेगा? इक्विटी मान लेगा। इट इज कंसीडर्ड एज इक्विटी इशू। आया समझ में कि नहीं? सिर्फ ये कौन से केस में करना है? मैंडेटरी के केस में करना है, ऑप्शनल के केस में नहीं। नहीं समझा? सर क्वेश्चन में कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया है, बताया नहीं गया कि मैंडेटरी है कि ऑप्शनल। ऑप्शनल, ऑलवेज ऑलवेज ऑप्शनल, लिख लेना ये पॉइंट। ठीक है? ऑलवेज ऑप्शनल। हाँ, जो भी आएगा मुझे जल्दी आंसर करके बताओ। क्या 6 पॉइंट? इसमें एक और सवाल आएगा तुम लोगों का, सर अगर हमने इस डिबेंचर को इक्विटी के जैसा माना है तो सर इसका इंटरेस्ट का क्या होगा? इसका इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट एज यूजुअल जैसे तुम माइनस करते हो, इंटरेस्ट एज यूजुअल जैसे तुम माइनस करते हो, वो इंटरेस्ट माइनस करना ही पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? इंटरेस्ट माइनस करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ये डेफिनेटली आफ्टर इंटरेस्ट आ रहा होगा, हम मान के चल रहे हैं ये आफ्टर इंटरेस्ट आ रहा होगा। बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो जी, ऑनलाइन में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज मैंडेटरी में करना है। क्या बोला मैंने? नथिंग स्पेसिफाइड, अज्यूम ऑप्शनली कन्वर्टेड, ऑलवेज। ठीक है? इसीलिए देखो जो मैंने अभी तुम्हें डेट दिखाई थी, तो डेट में क्या लिखा है? डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, डेट ऑफ कन्वर्जन नहीं लिखा है, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ डिबेंचर का। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? बोनस। बोनस में क्या मानोगे? बिगिनिंग, मतलब वही 12/12। और लास्ट तुमसे वो पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर, कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स। ये कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स क्या होते हैं? किसी कंडीशन के फुलफिल होने के ऊपर वो इशू होगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई
तो इशू नहीं होगा, कंडीशन फुलफिल हुई तो वो इशू हो जाएगा। तो कब से लेना है? जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब से लेना है। इसका मतलब ये बेसिक ईपीएस में आएगा ही नहीं। अगर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो ये बेसिक ईपीएस में नहीं आएगा, डाइल्यूटेड में आ सकता है। तो ये डेट याद रहेंगी, ये थियोरेटिकल पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका इशू वाला। तो अब लेट मी चेक, एक सेकेंड, मास्टर प्रॉब्लम कहाँ गया? चलिए, एक अभी के अभी एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, ई ए ई एस एच, क्या हो रहा है यार? ई ए ई एस एच 12 लैक्स। समझ आ रहा है पर स्पीड फास्ट लग रहा है, नालायक। पढ़ना भी है पर स्लो स्लो पढ़ना है। ऐसे टाइम पे तो स्पीड फास्ट ही होगा ना यार। ई ए एस एच 12 लाख रुपए। उसके बाद क्या? हाँ, यूट्यूब पे सेटिंग कर ले स्लो की। पढ़ाऊंगा मैं। हाँ हाँ। ई ए एस एच 12 लाख रुपए हो गया। उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद ओपनिंग 1/4 को तुम्हारे पास 1 लाख नंबर्स हैं, 1 लाख नंबर्स हैं। उसके बाद तुमने किया बोनस 1 जुलाई को, 1 जुलाई को तुमने बोनस किया। ये किया तुमने 25,000 नंबर्स। फिर तुमने किया इशू, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू किया तुमने 1/10 को, 1/10 को 40,000 नंबर्स। फिर तुम्हारा बायबैक हुआ, बायबैक हुआ 1 जनवरी, 1 जनवरी को 15,000 नंबर्स। ठीक है, चलो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना? 1 लाख प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? हाँ, 12/12 कितना आएगा? 25 प्लस न्यू इशू 40 मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्योंकि अक्टूबर है, तो 20,000 प्लस प्लस नहीं, माइनस बायबैक 15,000 इंटू 3/12 क्योंकि माइनस है, क्योंकि ओपनिंग में वो 12/12 आ चुका होगा। 12 महीने ले लिए तो 3 महीने हटाने पड़ेंगे। कितना? 3750। बोलो, एटलीस्ट मैं तुम लोगों से आंसर जल्दी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 148, 141, 250, ठीक है ना? तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 141, 250, बोलो 8.49। आया समझ में कि नहीं? गाइस इतना क्लियर? पर अब यहीं पर मैं तुम्हें बोलूं, एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं। ई ए ई एस एच 12 लाख रुपए, ई एस एच 12 लाख रुपए, ओपनिंग शेयर्स 1 लाख रुपीस, 1/4, एक साथ पब्लिक इशू, एक साथ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू है 50,000,
ठीक है, और एक 7 के बाद एक 10 बोनस इशू, एक 10 बोनस इशू, बोनस इशू इज 3:2। अब तुम इस एग्जांपल को बस कंपेयर करो कि पिछले एग्जांपल में बोनस पहले था और पब्लिक इशू बाद में था, तो बोनस सिर्फ ओपनिंग पर कैलकुलेट हुआ होगा, पर अब बोनस इशू बाद में है, तो वो किस किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? पब्लिक, ओपनिंग के ऊपर भी, पब्लिक के ऊपर भी। और एक मजेदार पॉइंट आने वाली है सॉल्यूशन में, आ जाओ। तो क्या करोगे? 1/4 पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/12, 1 लाख। फिर 1/7 पे पब्लिक इशू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, कितना? 37,500, 37,500। अब 1/10 पे, चलो बताओ बोनस निकालो, 1/10 बोनस निकालो, बोनस 3:2 है ना, निकालो। थ्री टू पहले निकालो तो सही, कितना आ रहा है? अब एक काम करो, 3:2 तुम इस पे अलग निकालो, इस पे अलग निकालो प्लीज, दोनों पे अलग अलग 3:2 निकालो। तो बताओ पहले वाले पे 3:2 क्या आएगा? 1.5 लाख। 3:2 1.5 लाख होगा ना बेटा, 2 के बदले 3 बेटे, 2 के बदले 3, कितना आएगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 12/12, बोनस है ना, टू 12/12, बोनस है ना, 12/12, बोलो 1.5 लाख, बोलो क्लियर। पर एक और बोनस था ना, निकालो एक और बोनस, 50,000 इंटू 3/2, 70, कितना? 12/12? नहीं, एक्चुअली बोनस तुम जो निकाल रहे हो वो पब्लिक पे निकाल रहे हो ना, बेचारा मेन पार्ट पब्लिक कब से वो था आउटस्टैंडिंग? एक साथ, तो बोनस भी एक साथ से ही मानोगे ना लॉजिकली तो, क्योंकि बोनस तुम बोल रहे हो। अच्छा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बोनस मैंने पब्लिक इशू पे दिया पर वो 12/12, मतलब बोनस तुम्हारे पब्लिक इशू से पहले ही आ गया? नहीं ना, इसीलिए बोनस जो पब्लिक इशू पोर्शन पर है उस पे 12/12 नहीं होगा, उस पे कौन सी डेट होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पब्लिक इशू। ऑनलाइन वालों को समझा कि नहीं समझा? इंटू, बोलो क्या था? इंटू 9/12, ये तुम्हारी मजे लेगा इंस्टीट्यूट यहां पर। चलो बोलो कितना आया? 56/50। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखना है इस चीज को। चलो बस, 3,4,3,750, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले एक हर्ष ने तो पहले ही आंसर कर दिया था, 343,750। चलो बताओ ईपीएस क्या होगा? 3.49, 3.49। समझा कि नहीं समझा? चलो उसके बाद ये हो गया तुम्हारा बेसिक अर्निंग पर शेयर का आइडिया। आइडिया मिल गया बेसिक अर्निंग पर शेयर का। चलो आ जाओ कुछ मास्टर क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करके देखते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की। बेसिक अर्निंग पर शेयर की प्रैक्टिस करके देखते हैं। आइए, आपको मास्टर प्रॉब्लम में मिलेगा पेज नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 11। ईबीआईटी है 49,80,000 करंट ईयर का, ईबीआईटी है 49,80,000। करंट टैक्स है 12,45, डेफर्ड टैक्स है 2,15, डेफर्ड टैक्स है 2,15। जो बच्चे मेरी ट्रम्प में ढूंढ रहे हैं उनको ये एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। अगर कोई ट्रम्प ढूंढ रहे हो तो एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा। हाँ, मिला कि नहीं मिला? हाँ, अभी मुझे बताओ उसमें डिबेंचर कितना परसेंटेज है? 8.5% डिबेंचर है कि नहीं? हाँ, वो गलती से इधर 85 आ गया है। 8.5% डिबेंचर कब इशू किया?
1 जुलाई 23 को कितने रुपए इसका? 75 लाख रुपए का। हाँ ठीक है। उसके बाद 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर आउटस्टैंडिंग, कितने? 40 लाख फ्रॉम बिगनिंग, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड ऑन 1/3/24, कितने? 80 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट येट डिक्लेयर्ड, मतलब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ नॉन क्यूमुलेटिव पर दोगे क्या तुम लोग? नॉन क्यूमुलेटिव पर नहीं दोगे, तो सिर्फ किसके ऊपर देना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव। तो जो 10% वाला है ना उसके ऊपर देना पड़ेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ तुम्हारा ईबीआईटी कितना था? हाँ तो 49,80,000 का तुम्हारा ईबीआईटी आ जाएगा। 49,80,000 का तुम्हारा ईबीआईटी, माइनस क्या करते हो तुम लोग उसमें से? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर माइनस करोगे? डिबेंचर के ऊपर। निकालो डिबेंचर। 75 लाख का 8.5% 1 जुलाई को किया तुमने, 1 जुलाई को किया तुमने, करेक्ट। 8.5% इंटू 9/12, 478, 125 किया कि नहीं किया? ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद तुम्हारा ईबीटी बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस क्या होगा? टैक्स एक्सपेंस। अभी मैं समझा रहा था ना आपको, टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या आता है? करंट टैक्स और डेफर टैक्स दिया है मैंने आपको, ध्यान से देखिए। करंट टैक्स दिया है और डेफर टैक्स दिया है, दोनों को ऐड करेंगे कि ऐड लेस करेंगे? मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे कि नेट ऑफ करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि dt l है। अगर यहीं पर dt a होता तो करंट टैक्स में से लेस करते। क्यों लेस करते? क्योंकि लेस करते, क्योंकि डीटीए एक तरीके की इनकम है ना, फायदा होने वाली है, और करंट टैक्स तो खर्चा है ना। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो डीटीए एक तरीके की इनकम होती है, करंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक तरीके का खर्चा है, तो वो आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। तो चलो दोनों को ऐड करके लेस करो। 14,60,000, 14,60,000 आ गया आपका, आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद तुम प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा माइनस करोगे? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव से नीचे वाला है, 10% वाला है कि नहीं है? निकालो निकालो क्यूमुलेटिव वाला। 80 लाख का 10%, 80 लाख का 10% इंटू, कब इशू किया तुमने? 1 मार्च को। 1 मार्च को, तो इंटू करना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। इंटू 1/12 करो, 66,667। ये माइनस करने के बाद जो भी तुम्हारा आएगा दैट विल बी योर EAESH। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बता दूं, कल हमारी क्लास 8:30 बजे तक हुई थी, तो रवि सर और विशाल सर गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर, बहुत गालियां खाई हैं मैंने, क्योंकि वो बैक टू बैक RR चल रहे हैं। तो वो रवि सर का टाइम है शायद 8:15 बजे, और फिर जैसे ही उनका ख़त्म होगा तो फिर विशाल सर का टाइम है 9:30 बजे। पहले 9:30 मुझे मिल रहा था एक्चुअली, तो वो टाइम वो आगे क्लैश हो रहा है, तो मुझे बहुत ही बोला गया है कि नहीं 8 बजे मतलब 8 बजे छोड़ना पड़ेगा। तो अब या तो हमें 15-20 मिनट पहले शुरू करना पड़ेगा, उससे पहले वो वील सी व्हाट वी कैन डू। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, 6:15 बजे छूटता है। नहीं, आई विल रिक्वेस्ट प्रशांत सर, क्योंकि उनके पहले कोई और नहीं है ना, आई विल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये नालायक काम ही क्यों करते हो गाली खाने का? चलो, हाँ अभी अभी ना, अगर पार्टली पेड शेयर्स हुए तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोग ढूंढ लो, तुम्हारे एग्जाम्पल में मिल जाएगा, तुम्हारे ट्रम्प बुक में एग्जाम्पल में मिल जाएगा, तुम्हारे एग्जाम्पल में मिल जाएगा। इज्जत ही नहीं करते यार सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे मास्टर प्रॉब्लम का। हाँ, ट्रम्प बुक में एग्जाम्पल 11। ठीक है, अभी सुनो, आ जाओ। अगर पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो क्या होगा? 1/4/23 को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपके पास 50,000 नंबर रखे थे 10 रुपए के हिसाब से, पर पेडअप कितना है? 6 पेडअप है। ठीक है, 1923 पब्लिक इशू किया आपने 30,000 शेयर का, पर 10 रुपए के हिसाब से था, पर वो पेडअप कितना है? 7 रुपए।
और अक्टूबर में आपने 4 रुपए कॉल करवा लिए वो ओपनिंग पर, बट शेयर होल्डर्स, कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया? सिर्फ 48,000 शेयर्स पर ही पैसा मिला, जबकि ओरिजिनल शेयर्स थे कितने? 50 पर, पैसा मिला सिर्फ 48 पर। और 1/12 को आपने अमाउंट कॉल करवाया 3 रुपए, 3 रुपए इनके ऊपर, क्योंकि 7 रुपए है ना यहाँ पर, तो उनके 3 रुपए पर कॉल करवाया और सारे के सारे शेयर होल्डर सही निकले। पार्टली पेड शेयर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड। ये लाइन लिखना जरूरी है, अगर ये लाइन लिख लेता कि नॉट इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, तो ये लोग ईपीएस की वर्किंग में आएंगे ही नहीं है, डीईपीएस में चले जाएंगे। क्या बोला मैंने? डाइल्यूटेड में चले जाएंगे। कब? जब पार्टली पेड शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड अंटिल दे बिकम फुल्ली पेड। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मैं लिख लेता हूं, अगर पार्टली पेड शेयर्स दो हैं इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, तो कंसीडर इन बेसिक ईपीएस नॉट इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड until they become fully paid, तो consider them in DEPS when they are partly paid। और ये जब फुल्ली पेड बन जाएंगे, when they become फुल्ली पेड, तो अब तुम उनको बेसिक में कंसीडर कर सकते हो। अब तुम उनको बेसिक में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है? ठीक है? क्लियर? चलो, हाँ, तो आ जाए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मास्टर क्वेश्चन 12। सबसे पहले ओपनिंग। बेटा जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसा पार्टली पेड हो, हम अर्निंग पर रुपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्निंग पर रुपी। अर्निंग पर शेयर नहीं निकालेंगे, अर्निंग पर रुपी। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। हम अभी तक क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर्स। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल अमाउंट। समझे क्या? क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल अमाउंट। कब निकालेंगे? जब पार्टली पेड होगा। ठीक है? कैसे निकालेंगे? चलो, पहली डेट क्या है? फर्स्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 50,000। ये तो नंबर है, पर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू 6 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 12/12 करो, 3 लाख। क्योंकि मैं यहां पर वेटेड एवरेज अमाउंट निकाल रहा हूं। चलिए, प्लस प्लस, हाँ जी, 1 सितंबर पब्लिक इशू कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय पब्लिक इशू कितने का हुआ? 10 रुपए का। पर पेडअप कितना था? 7। और ये किस दिन से इशू हुआ? 1 9, मतलब 7 महीने। 7 महीने। 122,500। नेक्स्ट डेट अक्टूबर। कॉल 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 कितने पे किया? 48,000 से कॉल आया ना। कॉल तो 50 पे किया, पर एक्चुअली मिला कितना? 48 पे मिला ना। इनटू कितने मिले? 4 रुपए। और 1 10 से मिल गया ना, तो 6 महीने ले लो, क्योंकि 6 महीने से आउटस्टैंडिंग था। 96,000 रुपीज। और अगला कॉल, हाँ, दिसंबर। ठीक है, ये कॉल किया। कॉल कितने पर किया? 30,000 पर। 3 रुपए। 3 रुपए और 1/12 मतलब 4 महीने।
30,000। टोटल इक्विटी कैपिटल आउटस्टैंडिंग कितना है? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कैपिटल 5,48,500। 5,48,500। ठीक है, ये क्या मिला? आउटस्टैंडिंग कैपिटल। अब मुझे बताओ EASH कितना है? अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ। मान लो चलो ऐसे ही EASH अज्यूम, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं अज्यूम। EASH दिया है सपोज आपको 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो आपका निकलेगा अर्निंग पर रुपी, EPR निकलेगा 25 लाख डिवाइड बाय 548,500, 4.55 EPR निकल गया। तो EPS कितना निकलेगा? 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10, 45.5 रुपीज। आया समझ में? टेन मतलब फेस वैल्यू शेयर की। अरे गजब का आदमी है यार तू। तू भी उड़ीसा से ही है ना? हाँ रिश्तेदार। अरे खून मैच हो गया उड़ीसा का। चलो क्लियर। तो इस तरीके से पाटलीपेट वालों को ठीक करते हैं अपन। ये तो सब DEPS है, DEPS है, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि तुम्हारा बेसिक अर्निंग पर शेयर में कुछ बचा क्या। बेसिक अर्निंग पर शेयर में तुम लोगों को अगर कुछ, हाँ राइट इशू तो अलग है वो ठीक है। तुम लोगों को बेसिक अर्निंग पर शेयर में कुछ, हाँ बेसिक अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा ये समझ लो, शेयर स्प्लिट शेयर कंसोलिडेशन सबको पता है क्या होता है। बस वो नंबर ऑफ शेयर्स स्प्लिट हो जाते हैं, पर टाइम वेट आप बिगिनिंग से ही लेते हो, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसमें कुछ काम नहीं करना है। पार्टली वेट अपन ने कर लिया। हाँ रीस्टेटेड निकालना पड़ता है, वो अपन बोनस में भी रीस्टेटेड निकालते हैं, राइट। अभी अपन वो राइट इशू में समझेंगे। चलो अब अपन आ रहे हैं राइट इशू। अब आ रहे हैं अपन राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू में क्या होता है बेटा? राइट इशू में देखो, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो इंस्टीट्यूट कर रहा है। मैं इसमें हमेशा अपनी क्लास में 2 अल्टरनेट बताता हूं, बट मुझे अभी कोई मतलब नहीं है 2 अल्टरनेट बताने का। मुझे सिर्फ अभी मतलब है कि इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो बताएंगे अपन। तो अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो राइट इशू में ना, जो तुम वेटेड एवरेज निकालते हो ना, वेटेड एवरेज की जो तुम्हारी टेक्निक है ना, वो तुम्हारी टेक्निक ना क्यूमुलेटिव टेक्निक तुम्हें करनी पड़ेगी। समझता है कोई क्यूमुलेटिव टेक्निक क्या होती है? जैसे क्यूमुलेटिव टेक्निक क्या होती है मैं आपको बताऊं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/4 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़े हैं 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और 1/7 को मैंने इशू किए हैं 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और 1/11 को मैंने बायबैक किया है, 1/11 को मैंने बायबैक किया है 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप क्यूमुलेटिव टेक्निक से वेटेड एवरेज निकालोगे। कैसे क्यूमुलेटिव टेक्निक से निकालोगे? आप करोगे 80,000 मल्टीप्लाई बाय, आप बोलोगे क्यूमुलेटिव टेक्निक से 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12। अब मैं 12/12 नहीं करूंगा, मैं 3/12 करूंगा, ये एक अलग तरीका है। ठीक है, कितना आया? 20,000 प्लस प्लस। अब मुझे 80,000 में 60,000 ऐड कर दो क्यूमुलेटिव, 80,000 में 60,000 ऐड कर दो क्यूमुलेटिव, 140। अब 140 पे वेटेड एवरेज निकालो, क्यूमुलेटिव टेक्निक इसको बोलते हैं। तो 1/4 की कहानी कब तक चली? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। तो 4/12, 4/12 क्या? 46,666। 7 नहीं करना है, क्योंकि शेयर अगर पॉइंट में आएगा तो आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्यूमुलेटिव टेक्निक में अभी यहां तक तुम्हारे 140 हो गए थे, पर बायबैक होने के बाद वापस से 120 हो गए होंगे। तो 120, 120। और ये कब से? नवंबर, नवंबर 5 महीने, 5 महीने, 5 महीने, 50,000। नहीं नहीं लेस नहीं होगा, मैं वो टेक्निक, मैं क्यूमुलेटिव टेक्निक करवा रहा हूं। तुम पहले मुझे ऐड करके मुझे आंसर करो पहले, कितना है? 116,666। अब एक काम करो,
तुम अपनी नॉर्मल टेक्निक करो, जैसे नॉर्मल टेक्निक करो, तुम्हारा आंसर यही आएगा। नॉर्मल टेक्निक करके देखो 2 मिनट, तुम्हारा आंसर यही आने वाला है। कैसे? 80,000 12/12, चलो डाल दिया। 60,000 इंटू 9/12 45,000। 20,000 इंटू 5/12 8333 माइनस कर दिया, कितना आ रहा है देखो, वही आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राइट इशू में तुम्हें कौन सी टेक्निक करनी है? क्यूमुलेटिव। आईसीआई के हिसाब से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, राइट इशू में तुम्हें क्यूमुलेटिव टेक्निक करनी है। समझा क्या? ठीक है, चलो क्यूमुलेटिव टेक्निक कर ली अपन ने। और क्या करना है? राइट इशू में हमें चाहिए थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए। व्हाट इज दिस थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस? ये थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होगा, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला होगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट इशू, आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस क्वेश्चन आपको देगा मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, ये नाम देगा वो, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, ठीक है ना, प्लस राइट इशू अमाउंट, जो भी राइट इशू से आपको अमाउंट आया है, राइट इशू प्रोसीड्स, होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, राइट इशू के बाद टोटल शेयर्स कितने हुए, ऐसा करके। तो इससे आपको क्या मिलेगी? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कम राइट प्राइस दी हुई थी, आपको एक्स राइट प्राइस मिल गई, ठीक है। अब तीसरी चीज आपको निकालनी है एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, या जिसको आप बोलते हो राइट फैक्टर, जिसको आप बोलते हो राइट फैक्टर। इसका फॉर्मूला है कम राइट डिवाइड बाय एक्स राइट, और इसको डिवाइड नहीं करना है, बस ऐसे ही रखे रहने देना है। इसको डिवाइड नहीं करना है, पॉइंट में आएगा वो नहीं निकालना है, बस ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है। और नोट डालो, इसको तुम अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई दिस राइट फैक्टर टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अप्लाई दिस राइट फैक्टर टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स immediately before right issue, immediately before right issue। राइट इशू से जस्ट पहले के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके ऊपर आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आया क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? बस आपको उनके ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल जो हमारा मास्टर प्रॉब्लम है उसमें से करवा के देता हूं आपको, ठीक है ना। तो मास्टर क्वेश्चंस का राइट इशू वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे मास्टर प्रॉब्लम में, मैंने वो ट्रम से ही लिया है, और ट्रम के एग्जाम्पल में नहीं होगा, मेन क्वेश्चंस में होगा, ट्रम के मेन क्वेश्चंस में होगा। राइट इशू सीरीज वाइज आओ, राइट इशू की एक सेपरेट सीरीज होती है, राइट इशू की एक सेपरेट सीरीज मिल जाएगी आपको, है क्या? हाँ, है ना? हाँ जी, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। X Limited supplied the following information, you are required to compute the basic earning per share। बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है आपको। अकाउंटिंग ईयर 11 मतलब ये कैलेंडर ईयर है भाई, कैलेंडर ईयर है। नेट प्रॉफिट 11 का और 12 का, बेटा 11 को तुम प्रीवियस ईयर बोलोगे, 12 को तुम करंट ईयर बोलोगे, 12 को तुम करंट ईयर बोलोगे। नंबर ऑफ राइट इशू आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू कितने हैं, इसी के ऊपर तुम्हारा राइट फैक्टर अप्लाई होगा, लिखवाया था ना मैंने। अप्लाई दिस राइट फैक्टर टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स इमीडिएटली बिफोर इशू, बिफोर राइट इशू, ठीक है। अच्छा, राइट इशू कितना कर रहे हो? 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4, मतलब 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख राइट इशू कर रहे हो तुम। ये राइट इशू कितने में कर रहे हो? तो मल्टीप्लाई करो 2.5 लाख से 20 को, राइट इशू अमाउंट आ जाएगा ना तुम्हारा, राइट इशू अमाउंट मल्टीप्लाई करो 50 लाख, 50 लाख। और राइट इशू की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। बेटा हमारा कैलेंडर ईयर है, प्लीज ध्यान रखना,
राइट इशू की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। तो इसको आ जाओ क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 16 ये ऐसे होगा कि तुम्हारे पास 2 साल हैं, एक है 2011, एक है 2012। तुम्हारे पास 2 साल हैं और ये साल कब से शुरू होते हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर और 31 दिसंबर ऐसे, ठीक है। और तुम्हारी राइट इशू की डेट क्या है? जल्दी बताओ, फालतू का टाइम पास नहीं, जल्दी। राइट इशू की डेट X2 ये वाली 31 मार्च X2, ये है राइट इशू की डेट, ये है राइट इशू की डेट। आया क्या समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी कमेंट करके बताओ, ये है राइट इशू की डेट। तो राइट इशू से जस्ट पहले आउटस्टैंडिंग शेयर कितने रखे थे हमारे पास? तो यहां पर भी 10 लाख होंगे और यहां पर भी 10 लाख होंगे, इस साल के बिगनिंग में भी 10 लाख होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? है ना। और राइट इशू कितने किए मैंने? 2.5 लाख राइट इशू किए हैं मैंने 20 रुपए पर, किया है कि नहीं किया है? चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रीवियस ईयर टू 20x1 का एक्चुअल ईपीएस आपने कितना निकाला होगा, तो बुरा बताओ उसकी अर्निंग क्या थी तुम्हारे पास क्वेश्चन में? 20 लाख। और लास्ट ईयर में तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे? 10 लाख। तो तुम्हारा कितना होगा? 2 रुपए का और ओरिजिनल ईपीएस आ गया होगा, आया होगा कि नहीं? अब हम निकालेंगे, ये तो ओरिजिनल आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम सबसे पहले निकालेंगे यहां पर थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। अब हमें चाहिए थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या फॉर्मूला था थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस का? फॉर्मूला क्या था? राइट से पहले नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 10 लाख। और उनकी कम राइट प्राइस कितनी है? दिया हुआ है, लास्ट लाइन दिया हुआ है 25 रुपए। तो मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस प्लस प्लस, ऑनलाइन वालों तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे। हाँ, 50 लाख राइट इशू अमाउंट, 50 लाख राइट इशू अमाउंट 50 लाख, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हो जाएंगे 12.5, टोटल नंबर हो जाएंगे 1250, टोटल नंबर हो जाएंगे 1250। चलो कितना आ जाएगा? एक्स राइट प्राइस 24 आ रहा है। दूसरी चीज क्या निकालते हैं? राइट फैक्टर। राइट फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? कम अपॉन एक्स, मतलब 25 अपॉन 24। बस पॉइंट वाइड अगर छोड़ दो। अब तीसरी चीज वेटेड एवरेज करो भाई, वेटेड एवरेज करना है अपने को क्यूमुलेटिव बेसिस पे। अरे हाँ, पर उसमें भी रुको रुको रुको, वेटेड एवरेज के लिए रुको, सामने देखो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, मैं दोनों का वेटेड एवरेज निकालूंगा। क्यों निकालूंगा दोनों का वेटेड एवरेज? क्योंकि राइट इशू एक तरीके से उसमें बोनस एलिमेंट शामिल होता है और बोनस के चक्कर में हमें रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ता है पिछले साल का, तो इसीलिए हमें पिछले साल की भी वर्किंग वापस से करनी पड़ेगी। पर पहले करंट ईयर की वर्किंग कर लेते हैं। मुझे बताओ करंट ईयर में नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे? हाँ, तो वो बिगिनिंग में ही थे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को 10 लाख थे कि नहीं थे? अच्छा, 10 लाख की कहानी क्यूमुलेटिव, वेटेड एवरेज क्यूमुलेटिव, 10 लाख की कहानी सामने देखो, 10 लाख की कहानी कितने महीने चली? 3 महीने चली। यस, 10 लाख की कहानी चली 3 महीने, 3/12। और मैंने आपको बोला था अप्लाई करना है, राइट फैक्टर को अप्लाई करना है, मैंने आपको बोला था। करना है कि नहीं करना है? ये वाला राइट फैक्टर को अप्लाई करो इसके अंदर, बोलो। 25 अपॉन 24 260। हाँ, उसके बाद 31 मार्च। अब शेयर्स कितने हो गए? 12.5 लाख इंटू 9/12। गाड़ी आगे बढ़ेगी ना 9 महीने के लिए। हाँ, क्या इस पे भी मुझे राइट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है? नहीं, मुझे राइट फैक्टर को हमेशा मल्टीप्लाई सिर्फ किस पे करना है? राइट इशू के पहले वाले शेयर्स पर, ठीक है। चलो कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, 937। तो ये तुम्हारा वेटेड एवरेज नंबर हो गया, निकालो वेटेड एवरेज नंबर 916। ये करंट ईयर के लिए हो गया। चलो प्रीवियस ईयर के लिए करते हैं, चलो प्रीवियस ईयर के लिए करते हैं।
प्रीवियस ईयर के लिए करते हैं। प्रीवियस ईयर में कोई राइट इशू था क्या? तो प्रीवियस ईयर में शेयर कितने थे? और हमेशा राइट फैक्टर किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? राइट इशू से पहले। तो इस पे भी करेंगे, इसीलिए 25/24 और इंटू 12/12, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 12/12 था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर मैंने 25/24 क्यों किया? 25/24 क्यों किया? राइट इशू से पहले पर है ना, इसीलिए। चलो बोलो 10,666, ये वेटेड एवरेज मिल गया। बस दोनों का निकाल लेते हैं। चलो ईपीएस बताओ। ईपीएस इसका इस साल का करंट ईयर का कितना है? श्री बोला चालू कर दे। करंट ईयर का कितना है? 30 लाख डिवाइडेड बाय, थोड़ा जल्दी करो रे, 11,97916। 2.50 और ये आ जाएगा तुम्हारा रीस्टेटेड ईपीएस, पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस। ठीक है, हाँ बोलो रीस्टेटेड ईपीएस कितना 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 कितना? 20 लाख। 20 लाख में नया वेटेड एवरेज 1041,666। 1041,666 बोलो 1.92। चलो ये होता है तुम्हारा राइट इशू। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? अब बात करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। अब बात करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, सबसे पहले डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? EAESH होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी जानबूझ के मैं ऑर्डिनरी वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब जो पहले से ही इक्विटी है। ठीक है, पर अब इन दोनों के अंदर मुझे प्लस प्लस करना है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मुझे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मैंडेटरी की बातें अपन ने कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, इसके अलावा ईसॉप, ठीक है, इसके अलावा शेयर वारंट, ये सब आपके, ये सब क्या है? पोटेंशियल इक्विटी है। ये सब आपका क्या है? पोटेंशियल इक्विटी। एक और एग्जांपल, कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर, थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने, कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स। तो ये सब आपके पोटेंशियल इक्विटी होते हैं। पोटेंशियल इक्विटी मतलब इनके अंदर आगे चल के इक्विटी शेयर बनने के चांसेस हैं। ये आगे चल के क्या बन सकते हैं? इक्विटी शेयर बन सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो ये इक्विटी शेयर बन सकते हैं। तो इसमें आता है ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आता है सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी। सेविंग, इनके कन्वर्ट होने से जो भी हमें सेविंग हुई, इनके कन्वर्ट होने से जो भी हमें सेविंग हुई, और कभी कभार ये सेविंग अगर इंटरेस्ट वाला सेविंग है तो आफ्टर टैक्स सेविंग लेनी है, ध्यान रखना, आफ्टर टैक्स सेविंग लेनी है हमें ये, और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ऐसा लेना है। ठीक है, इस तरीके से लेंगे तो हमें हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मिलेगा। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर के ज्यादा कि कम? कम होता है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमेशा बेसिक से कम होता है, डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट। आया समझ में कि नहीं? अगर वो गलती से ज्यादा हो गया तो एंटी डाइल्यूटेड, वर्ड याद है रे? क्या बोलेंगे उसको? एंटी डाइल्यूटिव, और उसको डिस्क्लोज नहीं करते, फिर आप डाइल्यूटेड को बेसिक के बराबर का दिखाते हो। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 11 हो गया, 12 हो गया, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। 19 एग्जाम्पल, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। ईबीआईटी है 9 लाख रुपए, करंट ईयर 23-24, टैक्स रेट है 30%, और 1/4/23 को आउटस्टैंडिंग 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर है। मैंने आपको बोला था कि कन्वर्टेबल के बारे में कुछ भी ना बोला जाए तो क्या मानोगे, मैंडेटरी की ऑप्शनली? ऑप्शनली। 15 लाख रुपए के, फेस वैल्यू 100 रुपए का है। ये कन्वर्ट कब होंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर। तो इनमें क्या है, इनमें पोटेंशियल है इक्विटी बनने का, तो ये बन जाएंगे पोटेंशियल इक्विटी, ठीक है। और ये कितने में कन्वर्ट होंगे? 50,000 इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। आया समझ में कि नहीं? और इसके अलावा 1/4 से ही हमारे पास इक्विटी शेयर तो रखे ही हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मास्टर प्रॉब्लम का। बेटा करंट ईयर कौन सा है? 1/4/23, 31 मार्च 24। बताओ यहां पर तुम्हारे पास ऑर्डिनरी इक्विटी है क्या? कितनी है? 1 लाख। पर इसके अलावा यहां पर ही है तब तुम्हारा, तो वो जो डिबेंचर था वो कब कब था तुम्हारा? डिबेंचर कब था? डिबेंचर 1/4 से ही था, 1/4 से ही था ना। तो ये इसको नाम दूंगा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल पहले दिन से पोटेंशियल है, पोटेंशियल इक्विटी। पोटेंशियल इक्विटी पहले दिन से कितना है? 50,000 इक्विटी की बात चल रही है, डिबेंचर की बात नहीं चल रही है। ये पहले दिन से पोटेंशियल है। पहले दिन से मुझे इस साल में ना घबराहट हो रही है, अरे यार ये इक्विटी बनेगा, इक्विटी बनेगा, इक्विटी बनेगा, ये घबराहट मेरी हो रही है। आई बात समझ में कि नहीं? चलो, तो बाकी का तो ईबीआईटी वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले बेसिक कैसे निकालेंगे? बेसिक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हाँ EISH, उसके लिए ईबीआईटी कितना है? 9 लाख माइनस इसका इंटरेस्ट माइनस करो 120, तो बचा कितना? 780 माइनस टैक्स करो 546 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? बेसिक ईपीएस के लिए क्या लेना पड़ता है हमें? ऑर्डिनरी लेना पड़ता है। ऑर्डिनरी क्या है? 1 लाख। तो कितना आ गया? 5.46 आ गया बेसिक, 5.46 आ गया बेसिक। अरे ऑनलाइन वालों जवाब दो जल्दी। चलो अभी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? मैंने फॉर्मूला बोला था वैसा वाला सामने रखो फॉर्मूला तुम अपने पास। तो फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था? EISH मतलब 546 प्लस समथिंग होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी मतलब 1 लाख प्लस समथिंग। बोलो बोलो हो था कि नहीं था? अब मैंने न्यूमरेटर में क्या रखा था? फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या रखा था? फॉर्मूले में क्या रखा था? सेविंग, आफ्टर टैक्स सेविंग। मुझे बताओ अगर ये डिबेंचर जिस दिन से पोटेंशियल था, अगर उस दिन सच्ची मुच्ची इक्विटी बन जाता, इस दिन अगर ये सच्ची मुच्ची इक्विटी बन जाता तो इंटरेस्ट सेव हो जाता, इंटरेस्ट पूरे साल भर का सेव हो जाता। तो बताओ कितना इंटरेस्ट सेव होता? इंटरेस्ट कितना सेव होता? 15 लाख के डिबेंचर है, 15 लाख के डिबेंचर है, 8%। बोलो पहले बिना टैक्स के, ऐसे ही नॉर्मल बोलो। हाँ 1,20,000, तो मेरा 1,20,000 का टैक्स इंटरेस्ट का सेविंग होता, पर टैक्स भी तो लगता उस पे। अगर इंटरेस्ट का सेविंग होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता ना 1,20,000 से, तो बढ़े हुए प्रॉफिट पर ज्यादा टैक्स लगता। तो मुझे आफ्टर टैक्स सेविंग लेनी है, माइनस टैक्स करो। टैक्स कितना रेट है? 30%, माइनस 30% करो, तो मुझे नेट ऑफ टैक्स मेरा सेविंग इतना ही होता। आया समझ में? क्या बोला मैंने बोला कि अगर ये पोटेंशियल इक्विटी एक्चुअल इक्विटी होता तो पहले दिन से इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती। ये डिबेंचर होता ही नहीं, तो पहले दिन से इंटरेस्ट की सेविंग कितने से होती? ऐसा। आया समझ में? होल डिवाइडेड बाय अगर ये इक्विटी होता तो कितना होता? 50, और ये पहले दिन से ही वेटेड एवरेज लगेगा, तो इसीलिए 50,000 डिवाइड बाय 12/12 मल्टीप्लाई बाय 12/12। चलो करो। हाँ बोलो। 4.2 आ रहा है क्या? 4.2, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं?
ये हो जाएगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर? मेरा एक सवाल है तुमसे, इसको मैं खिसका रहा हूं, सामने देखो, इसको मैं खिसका रहा हूं। मैंने इसको 1 अगस्त को इशू किया है, डिबेंचर यहां इशू हुआ है, जो कि ये पोटेंशियल है। अब बताओ क्या होगा, अब आंसर में कहां दिक्कत जाएगी? पहली बात तो बेसिक में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी तो सिर्फ 8 महीने का माइनस होगा। 8 महीने का इंटरेस्ट माइनस होगा ना बेटा? हाँ चलो करके दो, जल्दी करके दो मेरे को। पहले बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले ईबीआईटी कितना, 9 लाख, माइनस कितना करेंगे इंटरेस्ट, 8 महीने का इंटरेस्ट, 8 महीने का इंटरेस्ट, 8 महीने का इंटरेस्ट कितना, 80,000, 820, और माइनस टैक्स 570 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5.74। ये हो गया बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड में क्या होता, डाइल्यूटेड में क्या होता, 574 डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे बताओ सेविंग इन इंटरेस्ट कितनी होती, 80,000 की सेविंग होती। आया समझ में कि नहीं? मतलब जितना तूने इंटरेस्ट डाला है उतने की ही सेविंग होती ना, क्योंकि ये वैसे भी 1 अगस्त से पहले तो था ही नहीं ना। तो अगर इंटरेस्ट की सेविंग होती तो वही होती जो तूने यहां लिया है, समझा कि नहीं? तो कर 80,000 माइनस 30%, हाँ, और डिवाइडेड बाय ये पोटेंशियल 50 था ना, पर इस पे भी तो वेटेड एवरेज लगता, 8/12 का वेटेड एवरेज लगता। समझ में आया? मुझे तो फाइनल आंसर दे दो यार। फोर 4.72 का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? आपको सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट आपको? चलिए, तो ये होता है आपका डाइल्यूटेड। अच्छा मुझे बताओ, यही इसी के नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, जैसे इसके नीचे सेम एग्जांपल बट इंस्टेड ऑफ डिबेंचर देयर आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल। डिबेंचर के बदले अगर प्रेफरेंशियल होते तो क्या होते? टैक्स नहीं लगता, बस वही होता। बस इसका मतलब ये तुम्हारा 120 का 120 ले लेते, टैक्स नहीं लगता, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता ना बेटा, तो मैं नहीं करवा रहा हूं, है ना बेटा? क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आई डोंट नो वो ट्रम्प में है पर कहां है मुझे नहीं पता, वो एग्जाम्पल है या फिर क्वेश्चन है, आई डोंट नो। नहीं, मुझे बल्कि लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन है। फोर 403, हाँ क्या 403? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 30 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 30 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है? भाई उन्होंने अर्निंग पर शेयर निकाल के दिया है आपको, तो मुझे बताओ EAESH कितना होगा? अगर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दे रहा है 5 रुपए पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर 30 लाख है, तो मल्टीप्लाई करो ना, EAESH मिल जाएगा 1,50,00,000, 1.50 करोड़। नहीं समझा? हाँ, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कितने हैं? 50,000 100 रुपए वाले। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर, तो भाई करो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने हो जाएंगे? 5 लाख। कोई डेट बताई क्या उसने आपको? नहीं, तो इसे अज्यूम करो बिगनिंग से, अज्यूम करेंगे बिगनिंग से, तो इंटू 12/12 हो जाएगा ये डाइल्यूटेड के लिए, बोलो हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा टैक्स रेट कितना है? 30%,
तो अब मुझे बताओ आपकी सेविंग इन इंटरेस्ट कितनी होगी अगर बिगिनिंग से इंटरेस्ट सेव हो जाता तो? अगर बिगिनिंग से इंटरेस्ट सेव होता तो ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, डिबेंचर कितने हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12%, आपकी इंटरेस्ट की सेविंग कितनी होती 6 लाख। इंटरेस्ट की सेविंग कितनी होती 6 लाख। 6 लाख माइनस 30%, 4 लाख। तो आप मुझे बताओ EISH आपका 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ की ना भाई, हाँ 1.5 करोड़ प्लस आपका सेविंग इन इंटरेस्ट, 1.5 करोड़ प्लस सेविंग इन इंटरेस्ट 1,54,20,000, आई थिंक यही होगा ना। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले से ही 30 लाख थे आपके पास, 30 लाख तो थे ही थे, प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 12, 5 लाख मतलब वही, तो 35 लाख हो गया। 4.40 आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ गया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल सुनो ध्यान से, ये एग्जांपल सुन लो, एक चीज याद आ रहा है, हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन आपके ट्रम बुक में है पर मुझे अभी मैंने शायद उसको मास्टर प्रॉब्लम में मैंने डालना भूल गया। तो ऐसा पॉइंट है, सुन लो पहले ध्यान से। पॉइंट ये कहता है कि आपका EAESH है 12 लाख रुपए और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास 90,000 और ड्यूरिंग द ईयर 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड 100 रुपीज के हिसाब से ऑफ रुपीज नहीं 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बस, एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड टू P&L एक सेकंड ना, इज 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट चार्ज टू P&L इज 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट चार्ज टू P&L 1 लाख रुपीज। या ये भी लिख लो ऑफ रुपीज 25 लाख, ऑफ रुपीज 25 लाख, ठीक है। कैलकुलेट DEPS अगर टैक्स 20% है, टैक्स 20% है, तो अब होता क्या है कि वैसे तो सब ऑर्डिनरी चीजें दिख रही है, नॉर्मल चीजें दिख रही हैं, पर होता क्या है कि अगर आप 25 लाख का 8% करते हो तो 2 लाख आता है, पर वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो हमने P&L में कितना डाला है 1 लाख डाला है, इसका मतलब डेफिनेटली ये डिबेंचर बिगिनिंग में इशू नहीं हुए होंगे, और क्योंकि 1 लाख है आधा है मतलब 6 महीने, मतलब ये मस्ट बी इशूड ऑन 1 अक्टूबर को हुए होंगे। समझ में आया कि नहीं? बस ये बात थोड़ी सी आपको पकड़नी है। हो सकता है अब वो आपको 1 लाख ना दे, चलो मुझे बताओ 1.5 लाख दे, अब कैसे पकड़ोगे? 1.5 लाख के हिसाब से कैसे पकड़ोगे? अब वो तो आपको बहुत जल्दी क्लिक हो गया, पर वो को ध्यान रखना है कि ये चीज कैसे रखना है, समझा कि नहीं समझा? नहीं क्या? बस ये ध्यान रखना, क्योंकि वो कभी कभार डेट नहीं बताता पर इंटरेस्ट चार्ज टू P&L बता देता है। तो आपको देखना है कि यार 25 लाख पे 8% तो कायदे से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है, पर इंटरेस्ट तो मैंने 1.5 लाख दिया है, तो यार इसका मतलब ये डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर बिगिनिंग में इशू नहीं हुए होंगे, पक्की बात है। हाँ, तो अगर साल भर का आप बोलो, आप कैसे करोगे इस चीज को, कैसे करोगे? आप बोलोगे अगर 12 महीने का ब्याज 2 लाख होता है तो कितने महीने का ब्याज 1.5 होता है, तो वो आप समझ जाओगे उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अरे समझ में आया कि नहीं? तो ये इंटरपोलेशन टेक्निक करके समझाओगे। तो ये ऐसी चीजें, 1-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें, होंगे उसमें। तो ये हो गया आपका डाइल्यूटेड। एक और है आइटम आपका, एक और है ये वाला, हाँ नहीं ये वाला नहीं, ईसॉप वाला कहाँ गया, एक सेकेंड। एक और दिया जाएगा, ईसॉप के ऊपर डाइल्यूटेड पूछा जाएगा, ईसॉप के ऊपर डाइल्यूटेड। वो बोलेगा चलो लिखो EAESH आपका है 9 लाख रुपए, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास 50,000, तो बताओ बेसिक कितना आ गया? 18 आया। अब वो बोलेगा
आउटस्टैंडिंग ESOPs 40,000 numbers at exercise price of 25 रुपए। ESOP बेटा आपके पोटेंशियल होते हैं 25 रुपए। तो आप ये सोचो कि कितने फंड्स रेज होंगे, फंड्स टू बी रेज्ड कितने, 10 लाख। और वो आपको देगा मार्केट वैल्यू पर शेयर की मार्केट वैल्यू देगा आपको 40 रुपए की, पर शेयर मार्केट वैल्यू कितने देगा, 40 रुपए। तो आप बोलोगे कि मैं अगर इंप्लॉई को 40,000 शेयर इशू कर रहा हूं 10 लाख रुपए के लिए, अगर यही 10 लाख रुपए मैं मार्केट से बुलवाऊं तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, जल्दी करो। अगर यही 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपए, यही 10 लाख रुपए मैं मार्केट से रेस करूं 40 रुपए के हिसाब से, नंबर ऑफ इशू फ्रॉम मार्केट से मुझे 10 लाख डिवाइड बाय 40 रुपए, मेरा काम सिर्फ कितने में हो जाएगा, 25,000 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 25,000 में हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा पोटेंशियल इक्विटी है वो 40 में से 25 गया, 40 में से 25 गया, 15 जो मैं फ्री फोकट में इशू कर रहा हूं, जो फ्री फोकट में इशू होते हैं वही पोटेंशियल होते हैं। आया समझ में कि नहीं। तो अब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालूंगा, DEPS 9 लाख होल डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कितने थे 50 और पोटेंशियल कितने 15, तो ये होगा 65। सर इससे न्यूमरेटर नहीं बढ़ेगा, नहीं, ESOP से कोई न्यूमरेटर का इफेक्ट नहीं आता क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, डिविडेंड रेट नहीं होता। टाइम वेट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बिगिनिंग है, पर अगर मैं बोलूं कि नहीं ये ESOP वो बीच में लाया तो आप टाइम वेट लोगे। हाँ कितना आया 13.84, समझा क्या। मान लो मैं आपको बोलूं कि ESOP जो उसने इंट्रोड्यूस किया उसने 1 अक्टूबर को, क्या करोगे तुम, तो 6 महीने का पोटेंशियल हो जाएगा, वेटेड एवरेज निकलेगा, नहीं आएगा समझ में, है ना। तो इस तरीके से होगा, आया समझ में। हाँ हाँ 8 बज गए पता है मेरे को। अच्छा चलो एनीवेज, तो ये था आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कोई अगर इसमें डाउट वगैरह हो तो बोलो। जो मैंने मास्टर प्रॉब्लम दी है उसी एरिया में से हमने इसके अलावा क्या बोलूं, मास्टर प्रॉब्लम दी है वही है। अगर ESOP उन्होंने इंट्रोड्यूस ही, ग्रांट डेट ESOP की अगर 1 अक्टूबर है 6 महीने बाद, तो वो पोटेंशियल कब से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, तो टाइम वेट लेंगे 6 महीने का, 15,000 का 6 महीने का 7,500। नहीं आया समझ में, ठीक है। गाली सुनने से बचा रहे हैं आपको, हाँ भाई। चलो बाकी क्वेश्चन आप मास्टर प्रॉब्लम के कर लोगे, हाँ बोलो कर लोगे, यस इनको भेज देते हैं ठीक है। चलो ये क्लियर है कि नहीं, ऑलराइट। सो गाइस थैंक यू सो मच। यही था हमारा AS20 मास्टर प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस, बाकी के आप कर लीजिएगा, सारे के सारे ज्यादा बचे नहीं है, 1-2 बचे हैं। और कल संडे है, कल की क्लास नहीं रहेगी। कल के लिए मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स प्रॉपर पूरा दे रहा हूं, मेरे पिछले वाले रैपिड रिवीजन का। तो ब्रांच अकाउंट्स जो है वो मैं लाइव नहीं लूंगा, वो मैं पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन का डाल रहा हूं, वो आप यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। तो मंडे को ओपन मिलेंगे अमेलगमेशन के साथ, ठीक है। चलिए गाइस थैंक यू सो मच। 1.5 आवर नॉट सफिशिएंट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मैं रैपिड रिवीजन के ग्रुप पे अगर टाइमिंग का कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा। मंडे को वील मीट विथ, मुझे लगता है अमेलगमेशन ही बोला था मैंने, ये हो गया ब्रांच मैंने रिकॉर्डेड बोला है आपको, और अमेलगमेशन। तो मंडे को वील मीट अमेलगमेशन के साथ, ठीक है। चलिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।